जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस की एक बेहतरीन क्लास आपके लिए स्टार्ट हुई है। आपको बता दें कि ये जो इसमें क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रखते हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। वही क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बात, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको गाइस बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको ये जो क्लास है इसमें स्कोर कैसा है, कितना मिला, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। आपको बताना है कि भारत की जो आकस्मिक निधि है ये किस आर्टिकल के तहत आती है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 267 के तहत। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 जो है इसमें केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 263 में। और अनुच्छेद 280 है इसमें वित्तीय आयोग के गठन है। और अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है। जैसा आप जानते हैं कि जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सभी की जो सैलरी है कि कहाँ से दी जाती है, संचित निधि से ही दी जाती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 266 के तहत है। अगला सवाल आपके सामने सवाल क्या कह रहा है कि थाल घाट मुंबई और को जोड़ता है। थाल घाट जो है ये मुंबई और कौन से शहर को जोड़ता है। देखिए, थाल घाट जो है ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थाल घाट जो है मुंबई और नासिक को जोड़ता है। समझिएगा, नासिक जो है मेरे प्यारे भाई ये गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, ये कहाँ पे है, गोदावरी नदी के किनारे, तो ध्यान रखिएगा। थाल घाट जो है प्रायद्वीपीय भारत का एक प्रमुख दर्रा है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है। थाल घाट जो है पश्चिमी घाट में स्थित है और ये जो है ये मुंबई कोलकाता मार्ग से होते हुए या गुजरते हुए मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में शुरू की गई थी। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है इसकी शुरुआत जो है ये 2005 से हुई थी। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन 2005 से। थोड़ा सा समझिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो इसे मनरेगा के नाम से जानते हैं। MGNREGA यानी मनरेगा के नाम से जानते हैं। और मेरे प्यारे भाई कभी कभी इसका पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। भारत में लागू ये एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया था और इसके तहत वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। और मेरे प्यारे भाई शुरुआत जो है इसकी 2005 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। सवाल है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। इजी क्वेश्चन है, हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, सिकंदर जो है इन्होंने भारत पर आक्रमण कब किया। राइट आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व में। अब थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे भाई, कभी कभी ये आपको ईसा पूर्व इस तरीके से लिखा है, ठीक है, ये कभी कभी ईस्वी दे करके दे देता है जैसे ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। पर्शिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे बितस्ता का युद्ध कहा जाता है या फिर झेलम नदी का युद्ध या फिर इसे आप हाइडे स्पीच का युद्ध भी कह सकते हैं, जिसमें विजयी हुआ था सिकंदर, हार हुई थी पोरस की।
और सिकंदर जो है ये कितने दिन भारत में रहा था, तो ये 19 महीने यानी कि 1 साल और 7 महीने ये भारत में रहा। और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना जो है पश्चिम की ओर से लौट गई, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में ये भारत आया, आक्रमण किया, और 325 ईसा पूर्व में ये भारत से वापस लौट गया था। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है। देखिए कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है, ये सवाल पूछा गया है। राइट हो जाएगा कुवैत दिनार। कुवैत दिनार आपका सही आंसर हो जाएगा। कुवैत दिनार जो है कुवैत की मुद्रा का नाम है। देखिए कुवैत जो है मेरे प्यारे भाई, इसकी राजधानी जो है ये है कुवैत सिटी। और इसके अलावा आपको बता दें, दुनिया की सबसे कीमती या दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्य वाली जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो वो आपकी कुवैत की दिनार ही होगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ऋग्वेद क्या है। अब आप जानते हैं कि ऋग्वेद एक प्रकार का वेद है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद कितने प्रकार के होते हैं, कुल मिलाकर के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हो जाएंगे आपके 4 वेद, जिसमें सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये क्या है, इसमें वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा समझिएगा, ऋग्वेद जो है ये 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है और इसमें मंत्र का संकलन किया गया है, जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। कहने का मतलब है कि जो ऋग्वेद है इसमें मंत्र का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है ये माना जा रहा है कि 10,000 से भी अधिक मंत्र हैं ऋग्वेद में, और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि हैं इन्हें होत्र के नाम से जाना जाता है। ये आपके यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया था कि ऋग्वेद के जो अध्ययनता हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें होत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि हरिद्वार शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। देखिए हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर है, तो ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर और एक सनातन या हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि गंगा द्वार किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, हरिद्वार को ही गंगा द्वार के नाम से जानते हैं, क्योंकि हरिद्वार जो है पवित्र नदी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और मेरे प्यारे भाई हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है, आप जानते ही हैं। इसमें 12 वर्षों पे महाकुंभ और 6 वर्षों पे अर्ध महाकुंभ लगता है। अगला सवाल है आपके सामने कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। इजी क्वेश्चन है, हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है, तो जल्दी जल्दी बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए समझिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। और समझिएगा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1815 में, जो आगे चल करके 1828 में यानी कि पूरे 13 साल बाद 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में बदल गई। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आत्मीय सभा। हालांकि आत्मीय सभा की स्थापना जो है कब हुई थी, 1815 में, लेकिन सवाल ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828 में, क्योंकि आत्मीय सभा का नाम जो है ब्रह्म समाज कब रखा गया था, 1828 में। किसके द्वारा रखा गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान सभा के वित्तीय और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे।
संविधान सभा के वित्तीय और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मंत्री जो थे उस समय के कैबिनेट मंत्रिमंडल के तहत जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के वित्तीय और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा जो है ये कहाँ मिलती है? सबसे लंबी तटरेखा जो है कहाँ मिलती है, सवाल पूछा गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाएगा, गुजरात की। भारत की कुल तटरेखा जो है 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 5422.6 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा है और 2094 किलोमीटर जो है द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा है। देश में कुल मिलाकर के 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसमें गुजरात की तटरेखा जो है सबसे ज़्यादा है। लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है, यानी गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य भूमि से कुल कितने सटे और तटरेखा वाले राज्य हैं? तो वो हैं 9। कौन कौन से वो आपने देख लिया। आगे बढ़ते अगला सवाल है आपके सामने कि निम्न में से किसने माउंट आबूर जैन मंदिर का निर्माण किया था? देखिए, माउंट आबूर जैन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, ये सवाल पूछा गया है। और ये सवाल जो है आपका ये यूपीएससी के परीक्षा में पूछा गया था कि जो माउंट आबू मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जो माउंट आबू मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, वो हो जाएगा आपका बिमल शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिमल शाह जो हैं ये माउंट आबूर जैन मंदिर के निर्माण करता है। इसका जो निर्माण है कब किया गया था? 1031 ईसा पूर्व में। और ये मंदिर जो है माउंट आबूर जैन मंदिर, ये जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, इनको समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारत की संसद में क्या शामिल है? देखिए, आप जानते हैं कि भारत की संसद, जिसे आप पार्लियामेंट कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है आपको पहले ये बताना है मेरे प्यारे भाई। भारत की जो संसद है इसमें लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है भारत की संसद में शामिल हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि एक संसद होगी और इस संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो हैं ये इसे मिलाकर बनाएंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 में किसकी बात है? तो इसमें राज्यसभा की बात है। और अनुच्छेद 81 में किसकी बात है ये पूछा जाएगा, तो इसमें लोकसभा की बात है। देखिए, भारतीय संसद की जो पहली बैठक हुई थी ये 13 मई 1952 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद की जो पहली बैठक हुई ये कब हुई? 13 मई 1952 को हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13 मई 1952। अगला है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 1966 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सुंदरवन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन जो है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसे यूनेस्को के द्वारा प्रकृति और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये स्थलीय या तटीय या समुद्रीय पारिस्थितिकी तंत्रों के बड़े क्षेत्र या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
अगला सवाल है आपके सामने कि क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है आपको ये बताना है। LBW देखिए, L और V और W का मतलब ये है, LBW का मतलब है कि लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, लेग बिफोर विकेट जो है ये LBW का पूरा अर्थ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष सन 1774 में LBW नियम को सबसे पहले लाया गया और इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद को विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता था, जिससे वह आउट नहीं हो पाता था, जिसे LBW या लेग बिफोर विकेट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा। देखिए, वियतनाम की राजधानी जो है कौन सी है, सवाल ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, हनोई। हनोई जो है ये हो जाएगी वियतनाम की राजधानी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, वियतनाम की राजधानी हनोई है। थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है, और जो वनुआतू की राजधानी है पोर्ट विला है, और नमीबिया की राजधानी विंडहॉक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोरस का प्रतीक क्या है। फॉस्फोरस का प्रतीक क्या है आपको बताना है कि फास्फोरस का प्रतीक क्या है। राइट हो जाएगा पी, करेक्ट हो जाएगा पी। और इसके अलावा आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि पोटेशियम का प्रतीक क्या है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए समझिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी जो नियुक्ति है या इनका जो शपथ है ये कौन दिलवाते हैं, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री को शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अगला है कि घनत्व की एसआई इकाई क्या है। एसआई मात्रक आपको बताना है, वो भी घनत्व या फिर डेंसिटी का। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम मीटर के पावर -3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 ईसापुर में, ईस्वी में, ईसापुर नहीं होगा, ईस्वी होगा, ठीक है। एडी का मतलब होता है ईस्वी, और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था। पहला कब हुआ था, 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में। देखिए, युद्ध थोड़ा सा समझिएगा। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ये पहला युद्ध हुआ। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का जो सेकंड वार हुआ ये 5 नवंबर 1556 को हुआ, जो कि अकबर की सेना और हिंदू सम्राट के शासक हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ हुआ। ये कब हुआ, ये 5 नवंबर 1556 को। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ये 14 जनवरी सन 1761 को हुआ, अहमद शाह अब्दाली एवं सदाशिवराव भाऊ के साथ। तो जो तीसरा युद्ध हुआ ये 14 जनवरी सन 1761 को हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा और री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन और सुनहरा मौका है। आप सभी सिलेबस को अच्छे से कवर करने वाली ई बुक परचेज कर सकते हैं। रामबाण ई बुक है,
जिसमें आपको जीके, यूपी जीके प्लस करंट अफेयर, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के अपडेटेड एंड सिलेक्टेड एंड ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ई बुक जो है ये 60% डिस्काउंट के साथ अभी आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है, वरना इसका प्राइस जो है 99 रुपये है, लेकिन ये अभी आपको मात्र 39 रुपये में मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 यानी कि 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सएप करके इस ई बुक को 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हो। जो ई बुक है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आप इस ई बुक को डेमो रिव्यू के तौर पे देख लीजिए। पूरे 418 पेज की ये ई बुक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस ई बुक को एक बार पूरे अच्छे मन से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी किसी भी कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो केवल और केवल मन लगा करके पढ़ाई करने की। तो अगर आपको लेना है तो आप 60% डिस्काउंट के साथ तो मात्र 39 रुपये में इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके इसे परचेज कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मेडागास्कर द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप जो है ये किस महासागर में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि मेडागास्कर की जो राजधानी है, कैपिटल है, ये कौन सी है, तो ये है एंटानानारियो। तो ध्यान रखिएगा, एंटानानारियो जो है ये मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1857 यानी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है ये झांसी में किसके द्वारा किया गया था, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम जो था ये मणिकर्णिका था। गौरतलब है कि 1857 की विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। और वहाँ पे भी गाइस कहा जाए तो बैरकपुर छावनी में सैनिक थे शहीद मंगल पांडे, उनके द्वारा इसका विद्रोह की शुरुआत की गई थी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें गाय की चर्बियाँ लगी होती हैं। इस वजह से ये क्रांति जो है भड़क गई और 1857 की जो क्रांति है ये मेरठ से शुरू हो गई थी। और मेरे प्यारे भाई, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में जो झांसी से नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, इनका असली नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो ये ध्यान रखिएगा मणिकर्णिका था। अगला सवाल है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए समझिएगा, हड़प्पा शहर, हड़प्पा जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये जो है हड़प्पा एक इस नदी के किनारे है, राइट हो जाएगा, रावी नदी के किनारे है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जिसमें 2 पुराने शहर मिले, एक मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। इसके खंडार का पता चला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, और जो है ये रावी नदी के किनारे है। अगला है कि तुर्की की राजधानी कौन सी है। तुर्की की राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताइए। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो देखिए, तुर्की की राजधानी जो है ये अंकारा है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकारा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी, ईरान की तेहरान और अफगानिस्तान की काबुल। तो ये सभी मित्र जानते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है।
सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? राइट हो जाएगा मुद्रास्फीति के रूप में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा मुद्रास्फीति के रूप में। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि महाभाष्य पुस्तक जो है किसने लिखा है? महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाई अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर गाइस आप टेलीग्राम पे @ लगा करके एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद से सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। महाभाष्य पुस्तक जो है पंतजलि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा पंतजलि। देखिए महाभाष्य पुस्तक के लेखक पंतजलि हैं और पंतजलि जो हैं इनके द्वारा लिखित यह एक टीका है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वर्तिक के कुछ चुने हुए सूत्रों पर लिखा गया है, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। इसमें शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त पर चर्चा की गई है। रचना जो इसकी पंतजलि के द्वारा की गई थी। बाद में वास्को डी गामा जो है सबसे पहले कहाँ पर उतरा? आप जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आया और ये कालीकट में उतरा था। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कालीकट। पुर्तगाली एक समुद्री यात्री थे वास्को डी गामा जो सन 1498 में भारत के कालीकट नामक स्थान पर उतरे। कालीकट पर तत्कालीन शासक जो थे वो थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा का स्वागत भारत में किस राजा ने किया था, क्योंकि उसमें राजा का चलता था। तो ये किस किया था, किसने? जमोरिन ने। और जो वास्को डी गामा है दूसरी बार भारत कब आया? तो 1502 में आया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला है कि यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो उन्हें क्या कहेंगे? यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे नम्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे नम्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नम्य का मतलब होता है फ्लैक्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैंने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपका प्यार सहयोग बना रहा तो ये क्लास जो है सीरीज जो है आपकी डेली चलती रहेगी। बट कब जब आप गाइज सपोर्ट करेंगे तब, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाई मित्र, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने सभी प्यारे भाई बहन तक, सभी मित्र, सभी क्लासेस के सहपाठियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।